बिइज़्निल्लाह जो 2023 का इलेक्शन होगा उसमें हमारी पोजीशन अल्लाह के फजल से वाज़िया होगी। हाफिज़ाबाद में भी ये वाक़या हुआ था 2018 में, जिनको तहरीक ने टिकट दी थी तो वो हार गए थे और हारने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी तब्दील कर ली थी। नून का ज़ोर रहा है और उसी का कैंडिडेट शुरू से आ रहा है। ये धांधली मज़ीद आगे फिर धांधली का सामना करना पड़ता, तो इस सब के हवाले से आपके पास क्या लाए अमल है, आप क्या करेंगे? आप आने वाले इलेक्शन को आप कैसा देख रहे हैं? जैसा कि गुज़िश्ता आपने देखा है कि अभी जो पीछे इलेक्शन हुए हैं एक 20 सीटों के ऊपर भी, और कराची में भी अभी मौजूदा इलेक्शन हुए हैं और 3 मज़ीद हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं। तो अगर ये धांधली मज़ीद आगे फिर धांधली का सामना करना पड़ता, तो इस सब के हवाले से आपके पास क्या लाए अमल है, आप क्या करेंगे? क्या जैसे पीछे इलेक्शन में आप हार गए हैं या धांधली हुई है, इसी तरह आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा या इसके हवाले से कोई लाए अमल आप तैयार करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह अभी ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। हम जो ग्राउंड लेवल पे अपने कारकुनों की तरबियत कर रहे हैं ना, वो इस लिहाज से कर रहे हैं कि हमारा इंशाल्लाह वोट बैंक चोरी नहीं होगा कोई भी, और हम किसी को अभी चोरी करने भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। उसका अमली जामा जो पिछला ज़िमनी इलेक्शन हुआ है ये 20 हलकों में, मैं शेखुपुरा में बजाते खुद था, वहाँ पे अमीरुल मुजाहिदीन जो थे हमारे पार्टी लीडर साद हुसैन रिजवी और सैयद ज़ैनुल हसन शाह नायब अमीर जो हमारे, आप भी वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ पे हमने बहुत सारे लोग ऐसे, और जो सरकारी लोग जो वोट कास्ट कर रहे थे, हमने उन लोगों को पकड़ा है, पकड़ के हम मीडिया पे लेके आए हैं। सितम ज़रीफ़ी सिर्फ ये है कि ये लोग जो जब प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है तो वो क्योंकि है ही सारी वो दूसरी लॉबी, तो हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हमें दिखाते नहीं हैं कोई भी। तो इंशाल्लाह आज नहीं कल ज़रूर अल्लाह के फजल से ये मीडिया भी हमारा होगा, और ये इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह अगले जो आने वाला वक़्त है वो इंशाल्लाह हमारे पास होगा। मीडिया भी हमें दिखाएगा, बल्कि हम मीडिया होंगे, ये हमें नहीं दिखाएंगे, हम मीडिया होंगे, हम इंशाल्लाह दिखाएंगे अपने आप को। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि अक्सर कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इलेक्शन जीत जाते हैं तो जीतने के बाद फिर अपनी आवाम में, अपने हलके में नज़र नहीं आते। कई दफ़ा जीतने के बाद भी ऐसा होता है और कई दफ़ा हारने के बाद भी ऐसा होता है। तो क्या अगर अल्लाह करे आप जीत जाते हैं तो आप भी बाकी कैंडिडेट की तरह गायब हो जाएंगे या अपनी आवाम की खिदमत करेंगे, अपने हलके में रहेंगे, अपने कारकुनान के साथ, आवाम के साथ आप रहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एक तो इस चीज़ का फ़ख्र भी है कि जैसे 11 अप्रैल को हमारा इलेक्शन ख़त्म हुआ था और 12 अप्रैल को हम लोग दस्तगर्द डिक्लेयर कर दिए गए थे। तो इस लिहाज से एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि 20 साल मैंने सिक्योरिटी इदारों में सर्विस भी की, इतना मुहिब वतन भी रहा। पाकिस्तान की तमाम सरहदों के, चाहे वो मशरक़ी सरहदें हैं चाहे मगरबी सरहदें हैं, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहरा भी दिया है, रातों को पहरा भी दिया है, बर्फ़ पोश पहाड़ों में भी पहरा दिया है। लेकिन उसके बावजूद 12 अप्रैल को हम सियासी तौर पर दस्तगर्द डिक्लेयर कर दिए गए। तो उस वक़्त भी मैंने अपनी आवाम का साथ नहीं छोड़ा था। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे गरीब जो मेरे कारकुन थे, उनके ऊपर दस्तगर्द के पर्चे हुए थे, उनको मैं साथ ले कर चला हूँ और साथ लेकर उनकी ज़मानतें भी हुई इंशाल्लाह, ज़मानतें करवाई भी साथ, और साथ उनके जो कुछ भी था जितना मैं कर सकता था वो किया। और अभी भी मैं अपने हलके में मुख्तलिफ़ जगहों पे जाता रहता हूँ, गायब गैर जाता रहता हूँ। तो आइंदा आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह दूसरे कैंडिडेटों की तरह मैं अपने हलके से गायब नहीं होऊंगा, इस्लामाबाद में नहीं बैठा रहूँगा, बल्कि अपनी आवाम में आऊँगा। और जो मेरे हलके के बुनियादी मसाइल हैं, देखिए कोई भी कौम है वो जब तरक्की करती है तो उसके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला मवासलात का निज़ाम है, वो हमारे मुल्क के अंदर नहीं है। मवासलात का निज़ाम इंतहा से ज़्यादा ख़राब है। क्यों? अगर मवासलात का निज़ाम हमारे पास नहीं होगा, हम अपने यूनिवर्सिटियाँ नहीं बना सकते हैं, हम कॉलेज नहीं बना सकते हैं, हम हॉस्पिटल नहीं बना सकते हैं, हमारा अनाज जो है वो मंडी से, खेतों से मंडी तक नहीं जा सकता और मंडी से अवाम नास तक नहीं जा सकता। इसलिए जो सबसे बुनियादी ज़रूरत है हमारे पास वो ये है कि हमारा मवासलात का निज़ाम वो मज़बूत हो। जब मवासलात का निज़ाम मज़बूत होगा तो हमारा जितना भी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल होता है वो हम, चाहे हमने हॉस्पिटल बनाना है, चाहे कोई यूनिवर्सिटी बनानी है,
तो वो कंस्ट्रक्शन जो कुछ भी जहाँ मटीरियल जाना तो मवासलात का निज़ाम होगा तो वो मटीरियल जाएगा, और उसके ऊपर जो लागत है वो बहुत कम आएगी। फिर अगर मवासलात का निज़ाम नहीं होगा तो लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, करप्शन के जो है आसार वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो इस लिहाज से जो बुनियादी मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा काम जो करने वाला है वो मवासलात का मुल्क के अंदर। दूसरी बड़ी तरजीह इल्म की है, तालीम की है, दूसरी बड़ी है, और तीसरी बड़ी अवामुन्नास को बुनियादी सहूलियात जो सेहत की सहूलियात है वो देना। अगर इंसान एक तंदुरुस्त नहीं होगा तो वो कैसे अपने हल्के के अंदर या अपनी आवाम को, या एक आम कारकुन है अगर वो तंदुरुस्त नहीं है तो वो कैसे जाके वोट कास्ट करेगा, कैसे वो जाके कोई बुनियादी फलाई काम कर सकता है। इसलिए मेरे नज़दीक जो सबसे बुनियादी काम है बड़े वो ये तीन है, मवासलात, दूसरे नंबर पे तालीम है, और तीसरे नंबर पे सेहत है। इनमें जो भी कौम तरक्की करती है वो अल्लाह के फजल से कामयाब होती है। सही है। अच्छा सर, ये जो आपका हल्का है NA-75, इसमें किन आवाम को किन मसाइल का सामना है, और इस हवाले से आपके क्या इक़दाम हैं? आप आवाम के मसाइल के ऊपर क्या अमल दरामद कर रहे हैं, कोई उनके लिए कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आइंदा आपकी क्या रिपोर्ट है कि आने वाले इलेक्शन में आप क्या रिज़ल्ट देंगे, क्या सरप्राइज़ देंगे अपने हलके में? देखो, जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे ज़्यादा मेरे अपने हलके में भी, जैसे मैंने ज़मीनी इलेक्शन में भी वर्क किया था, तो तकरीबन मेरे ख़्याल में 5 से 7 हज़ार किलोमीटर सफ़र मैंने तय किया था मुख्तलिफ़ सड़कों के ऊपर। तो मेरे हलके के जितने भी रोड हैं वो कोई ऐसा इस काबिल नहीं है कोई भी कि हमारा कोई मरीज़ टाइम से हॉस्पिटल पहुंच सके, या हमारे बच्चे को टाइम से यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में पहुंच सके। मवासलात का निज़ाम इतना ज़्यादा, सड़कों का हाल जो है वो ख़राब है। तो मेरी जो बुनियादी सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी वो यही है कि मैं अपने इलाके के अंदर सड़कों का जाल बिछाऊँ। दूसरे नंबर पे हम लोग, हमारी जो नस्लें हैं, आने वाली नस्लें भी जो हैं वो शहरों की तरफ ना जाएं। हम उनको बुनियादी सहूलतें, मसलन कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ और जो हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल, ये तो एक सूबे के लेवल पे बड़ा हॉस्पिटल नहीं दे सके, लेकिन मेरा अपना जो विज़न है वो मेरा अपना विज़न है कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे कम से कम एक बड़ा हॉस्पिटल मौजूद हो, और उसके बाद जो छोटे हॉस्पिटल हैं, यूसी लेवल पे जो हॉस्पिटल होंगे वो भी इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि जो मरीज़ हैं, ज़्यादा बड़े मरीज़ जो हैं वो बड़े हॉस्पिटलों में शहरों की तरफ ना जाएं, बल्कि अपने इलाके के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे वो अपना इलाज करवा सकें, उनको किसी बड़े शहर में ना जाना पड़े। इतना हम उनको, अपनी आवाम को बुनियादी सहूलतें देंगे। और दूसरे नंबर पे जो तालीम है, तालीम के लिहाज से भी हम कोशिश करेंगे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक हम इनको देहातों तक लेके आएँ, ताकि हमारे शहरों से जो बोझ या बर्डन है अवामुन्नास का वो भी कम हो, और आवाम को देहातों में बुनियादी सहूलियात मिलें, तालीम उनको उनकी दहलीज़ पे मिले, उनको सेहत की सहूलतें जो बुनियादी मिलें, तो ताकि शहरों की तरफ रुझान हमारी आवाम का कम हो सके। ये चीज़ें हम अपनी आवाम को देना चाहते हैं। सर, इस वक्त आप क्या ज़िले और PP लेवल के ऊपर क्या वर्किंग चल रही है, क्या कारकर्दगी रिपोर्ट है कि आप आने वाले इलेक्शन में इस हवाले से क्या आपकी कोई प्रोग्रेस है, आप वर्किंग कर रही हैं, नहीं कर रहे हैं, या इलेक्शन पास आने पे आप वर्किंग करेंगे, या इस वक्त आपकी क्या मतलब सरगर्मियाँ हैं तहरीक के हवाले से अपने हलके के अंदर? मेरे पास जैसा कि ज़िले का ओहदा भी सियासी लेवल पे है, एज़ ए नाज़िम इलेक्शन सेल हूँ मैं, और इंशाल्लाह 1 सितंबर को मैं एक जिसको कहते हैं ना मॉडल ऑफ़िस, जो है ना मॉडल ऑफ़िस, मैंने उसका नाम रखा है कि इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह 1 सितंबर को मैं उस ऑफ़िस का इफ्तिताह भी करवा रहा हूँ, और मॉडल ऑफ़िस का इफ्तिताह करवा रहा हूँ, ताकि कोई भी कैंडिडेट जिसको हम सेलेक्ट करें कि ये हमारे हलके से MPA के या MNA के हलके से ये इलेक्शन लड़ेगा, तो उसको हम अपने ऑफ़िस में बुला के जितनी भी बुनियादी ज़रूरियात हैं इलेक्शन के हवाले से, वो हम उसको एक प्लेटफार्म देंगे कि ये इलेक्शन जीतने के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए, इस तरह का आपके पास कारकुन होने चाहिए, और वो सारी चीज़ें जब एक कैंडिडेट जो है वो उसको जब मुहैया होंगी, उसको हम ब्रीफिंग देंगे,
तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई भी कारकुन हमारा या कोई भी कैंडिडेट हमारा फिर पैसे लगाने से पीछे हटेगा या वो इलेक्शन ना जीत सके। अगर इलेक्शन नहीं भी जीत सकता तो कम से कम वो, जैसे कि हम पिछले 5 साल से हम सियासत में आए हैं, तो हम इंशाल्लाह उस 5 सालों का हिसाब इस तरह हम उसको मुखालिफ कैंडिडेट को देंगे कि हम पिछले 50 साल में सियासत के अंदर मौजूद हैं। इस तरह का हम इंशाल्लाह उसको टफ टाइम देंगे ताकि आने वाले वक्त में हमारे कैंडिडेट के पास इस चीज़ की कमी महसूस ना उसको हो कि यार ये मेरे पास कमी रह गई है। जो ज़िमनी इलेक्शन गुजरा है, ये 20 हल्कों का जो नाअहल हुए थे लोग, मैं शेखुपुरा में गया था तो वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें सीखी थी जो मैं अपने इलेक्शन में नहीं सीख सका था, वो मैंने वहाँ पे सीखी थी। और वो सारा मवाद इकट्ठा करके मैं एक मॉडल ऑफिस बना रहा हूँ सियासी लेवल पे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात से, कि हम इसमें कामयाब होंगे और हम अपने कैंडिडेट को, जितने भी कैंडिडेट हम उनको बेहतर तरीके से उनकी तरबियत करेंगे ताकि वो ग्राउंड लेवल पे अपना जाकर बेहतरीन वर्क कर सकें और इलेक्शन जीत सकें। अच्छा सर, आपका सियासी बैकग्राउंड क्या है? आपकी फैमिली, आप करते क्या हैं? क्या आपके साथ साथ आपकी फैमिली, रिश्तेदार भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से वाबस्ता हैं या वो किसी और जमात से वाबस्तगी रखते हैं? इस हवाले से ज़रा बताइएगा। मैं अपने आप को एक बड़ा खुश नसीब शख्स समझता हूँ कि मेरी जो ज़िंदगी है ये देहाती लेवल की है और देहातों में बरादरी अज़म जो है सबसे ज़्यादा चलता है। ये ज़िंदगी का पहला मौका था जब से मैंने होश संभाली है कि मेरे गांव में इलेक्शन के ऊपर लड़ाई नहीं हुई, वरना हर इलेक्शन में लड़ाई होती थी। और दूसरी बात, ये ज़िंदगी का पहला मौका था कि मेरी तमाम तर बरादरी जो थी वो मेरे साथ एक प्लेटफार्म पे चल के उन्होंने वोट कास्ट भी किया और वोट तलाश भी किया। हालांकि मेरे मुखालफ जो थे वो आज से नहीं, पिछले 40 साल से वो सियासत में हैं और उन्होंने गांव से कभी इलेक्शन हारा नहीं है कोई भी। और मेरे लिए वैसे फ़ख्र बात है कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गांव के पोलिंग स्टेशन से, मैं अपना जो गांव का पोलिंग स्टेशन था वो मैंने विन किया था, उसमें मैं कामयाब हुआ था। और दूसरी मरतबा जब 10 अप्रैल का इलेक्शन हुआ था उसमें फिर हमारे गांव में पैसा भी बहुत ज़्यादा चला था और मुखालफिन, जितने भी मुखालफ लोग थे वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए मुझे हराने के लिए फिर मैदान में आए थे। और उसके बावजूद ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने गांव से तकरीबन 350 वोट वो लिया था मैंने। तो मेरे लिए ये बायसे फ़ख्र चीज़ है कि मैं सियासी लेवल पे मैं अपने आप को अपना लोहा मनवा रहा हूँ और अल्लाह के फजल से दिन ब दिन लोग मेरे साथ शामिल हो रहे हैं इस चीज़ में, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में। सही है। अच्छा सर, आखिर में आप अपने हलके में अपने वोटर्स के साथ उनको क्या पैगामात देना चाहते हैं? उनके लिए क्या लाए अमल है और क्या उनके लिए पैगाम है? उस हवाले से आप अपना जो है ना वो बयान दें कि आप अपने हलके के वोटर्स को इस वक्त क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा सबसे पहले तो मेरे अपने जितने भी ज़िलाई ओहदेदार, पीपीज़ के ओहदेदार या यूसी लेवल पे जो ओहदेदार और उसके नीचे वार्ड लेवल पे जितने भी ओहदेदार हैं, मेरी उनसे दर्दमंदाना अपील है कि आप अपनी इस चीज़ को पहचानें कि आपकी अपनी औकात नहीं थी कि आप इस निस्बत से, ये एक मुक़द्दस मिशन है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के निज़ाम को तख्त पे लेके आना। तो अगर हमारी ये ड्यूटी लगी है इस्लाम की तरफ से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात ने हमें इसलिए चुन लिया है कि आपने इस निज़ाम को तख्त पे लेके आना है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी ये खुशी की बात है और मसरत की बात है। तो मेरी अपने कारकुनों, तमाम ओहदेदारों से दर्दमंदाना अपील है कि अपनी इस चीज़ को दिन रात एक करें और कोशिश करें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मज़बूत बनाने के लिए, अपना वोट बैंक मज़बूत बनाने के लिए। और कम से कम कुछ भी नहीं है तो एक हफ़्ते में कम से कम 5 से 6 घंटे, चाहे आपको जुमे वाले दिन छुट्टी है, चाहे आपको इतवार वाले दिन छुट्टी है, आप कम से कम एक दिन ऐसा मुतय्यन करें कि आप कम से कम अपनी वार्ड लेवल पे, अगर आप निचले हैं यूसी वार्ड लेवल पे हैं तो आप अपनी वार्ड में कम से कम वर्क करें 2-4 घंटे के लिए। यूसी लेवल पे हैं तो अपनी यूसी में कम से कम 2, 4, 5, 10 जो पार्टी दूसरी पार्टियाँ हैं उन लोगों से मिलें
अगर आप पीपी लेवल पे हैं तो पीपी लेवल पे आपके जितने बाकी सियासतदान हैं दूसरी पार्टियों के जो हमारे साथ हैं वो तो पहले ही हमारे साथ हैं, लेकिन जो दूसरे हैं हमने ये अपना पैगाम, अपनी तहरीक का पैगाम हर उस शख्स को पहुँचाना है जिस तक ये हमारा पैगाम नहीं पहुँचा। जो ये चीज़ नहीं जिसको समझ आई उसको हमने समझाना है। और ये कभी ना सोचें कोई भी कि यार मुझे एक बार किसी ने डांट दिया कि भाई तू मौलवियों की तहरीक में चला गया ऐसे ऐसे, नहीं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल कमो बेश आपने अपनी ज़िंदगी के गुजारे मेहनत करते हुए, और तब जाके इस्लाम 1400 साल के बाद हमारे पास पहुंचता है, बरसगीर में पहुंचता है। तो अगर हम आज से ये कोशिश करेंगे, मुझे वो सुल्तान महमूद गज़नवी का वो वक़्त याद आ रहा है, आपने 16 हमले किए सोमनाथ के ऊपर तो आप कामयाब ना हुए। तो एक वक़्त आप बड़ी परेशानी के आलम में किसी जगह पे बैठे हुए थे, तो आपके सामने एक च्योंटी जो है ना वो दीवार पे चढ़ रही है, ऊपर जाती है फिर गिर जाती है, ऊपर जाती है फिर 17वीं बार जब वो कई बार नीचे गिरने के बाद एक बार वो कामयाब हो गई ऊपर चढ़ने के लिए, तो आपने अपनी कमर कस ली, उस च्योंटी से आपने सबक हासिल कर लिया कि नहीं मैंने इस मैदान अमल से भागना नहीं है, मैंने कामयाब होना है। तो जब आपने उस च्योंटी से सबक हासिल करके 17वां हमला किया तो सोमनाथ का मंदिर आपने गिरा दिया था। तो यही मेरी अपने कारकुनों से गुजारिश है कि कभी अपने आप को मायूस ना समझे कि यार हम इस इलेक्शन में हार गए हैं तो यार पता नहीं हम आगे भी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। नहीं, हमारा काम है ड्यूटी देना। मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम मैं आपको सुनाता हूँ, इसी कलाम से हम इख्तिताम भी करेंगे कि माली दा कम पानी देना ते भर भर मशकां पावे, मालक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। और यार साड़ी ड्यूटी सिर्फ इन्नी है कि असी अपनी ड्यूटी देंदे रहिए। अगों उस वाहदा उला शरीक दी ज़ात दा काम है कोई किसी बंदे दा दिल मोड़ दे या नहीं मोड़ दे, वो साड़ी ड्यूटी नहीं, कोई वो मालक दा काम है। लेकिन असी दिली तौर पर अपने अखलास के नाल हो के कम से कम हम लोग अपना अखलास के साथ अपना वर्क तो अपना काम तो करें ना। जब हम अपना अखलास के साथ अपना काम करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे नहीं उम्मीद कि हम नाकाम होंगे, हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।